हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने 5 चैप्टर तक कर लिया था। आगे की 4 चैप्टर और बचे हैं आपके सिलेबस के अंदर। आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन शॉट में इसे आज हम खत्म भी करेंगे, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे और एसपीसीसी एप्लीकेशन पे दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसके अंदर है जानने के लिए, सीखने के लिए। तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा लगेगा इस पूरे चैप्टर को अच्छे समझने में, और 1 से 2 दिन का टाइम आप ले लेना। एट एनी कॉस्ट इसको अच्छे से लर्न कर लेना। जितनी चीजें मैंने कराई है, जो मेरे नोट्स है, आप उनको अच्छे से एग्जामिनेशन के लर्न कर सकते हो। उससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, चाहे 12th हो चाहे CUET हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। रूरल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 6। सिलेबस की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रूल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग के अंदर क्लास आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एज पर सीबीएसई सिलेबस से हम सारा कुछ करेंगे। बट चैप्टर का नाम क्या है? रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही क्लियरली क्लास हमें पता चल जाता है कि हमारे इंडिया में जो ज्यादातर एरिया है, ज्यादातर लोग जहां रहते हैं, वो रूरल एरिया है। और अगर आप इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना चाहते हो, तो ज्यादातर लोग जहां रहते हैं वो एरिया है रूरल एरिया। उसको बिना डेवलप किए आप ओवरऑल इंडिया को डेवलप नहीं कर सकते। सो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सोशल कंडीशन, उनको रोजगार देना, वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराना, वहां पे वो सारी फैसिलिटीज देना जो अर्बन एरिया में लोग रह रहे हैं। उससे फायदा ये होगा कि रूरल एरिया से जो लोग मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, आपने देखा होगा ज्यादातर लोग गांव से अपना छोड़ छाड़ के सब कुछ शहर में आ जाते हैं, और शहर में इतनी भीड़ लग जाती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि गांव में क्लास उसे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही, अपने बच्चों के लिए वो स्कूल नहीं ढूंढ पा रहा है, हॉस्पिटल, कंपनी, फैक्ट्रीज वो नहीं मिल पा रहा वहां पे, जिसकी वजह से वो अर्बन एरिया में आता है। तो अगर हम रूरल एरिया को डेवलप कर सके, वहां के लोगों की लिविंग कंडीशन को इंप्रूव कर सकें, तो ओवरऑल इंडिया भी क्लास आसानी से ग्रो हो जाएगा। लोग माइग्रेट भी नहीं करेंगे, हर जगह क्लास जो है वो थोड़े थोड़े लोग रहेंगे, तो पॉल्यूशन भी जो है वो नहीं होगा। Today, rural development still remains the core of the overall development of the country. तो अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है कंट्री का, तो रूरल एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। आज हर फैक्ट्री, हर कंपनी, हर बिजनेसेस, हर शॉप्स, हर रेस्टोरेंट, हर बैंक अर्बन एरिया में ही खोला जाता है। अर्बन एरिया में क्लास आपको कई सारे बैंक मिल जाएंगे, कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कई सारी कंपनियां मिल जाएंगी। रूरल एरिया में क्लास वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, तो ये प्रॉब्लम है। अर्बन एरिया 92.7% of the population is access to electricity। अर्बन एरिया में क्लास ऑलमोस्ट 92.7% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जबकि रूरल एरिया में सिर्फ 55.3% ऑफ पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। आज क्लास इतने हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कोई काम भी नहीं होगा। आप खुद सोचो ना, मोबाइल ही चार्ज नहीं होगा क्लास, घर के गैजेट नहीं चलेंगे, लाइट्स नहीं रहेंगी, कोई भी मशीन इक्विपमेंट काम नहीं करेगा। तो आधी जनता को ही क्लास अभी भी रूरल एरिया में बिजली मिल रही है। वेल, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट इनकम्स इन रूरल, different incomes in rural or urban area. People of urban incomes are much higher than income of rural area people। तो गरीब लोग बहुत कम कमाते हैं, और जो अर्बन एरिया वहाँ पे लोग ज़्यादा कमाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से क्लास रूरल एरिया को डेवलप करने की जरूरत है। और ये कैसे डेवलप होगा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कमियां क्या क्या हैं, उसको सुधार कैसे कैसे किया जाएगा, सब कुछ अच्छी तसल्ली से पढ़ेंगे। वन शॉट है क्लास, एक ही पार्ट में खत्म करूंगा पूरा का पूरा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है क्लास कहीं से कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। मैं तसल्ली से आराम से पढ़ाऊंगा क्लास, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.25 घंटा, 1.5 घंटा लगे। ठीक है, प्रोसेस की बात करें। अब रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए 5 पॉइंट्स हैं। इन प्रोसेस से अगर हम गुजरें तो हम रूरल एरिया को डेवलप कर सकें। सबसे पहला है क्लास, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, लैंड रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। एक एक करके चीज देखते हैं। सबसे पहला है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू लैंड इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। उसको चेंज करना, उसमें सुधार लेके आना। देयर वाज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे क्लास ज्यादातर विवाद जो होते हैं,
गांव में आप देखना मैक्सिमम विवाद जो होते हैं ना, आप घर में अपने पापा से दादी से पूछना, ज्यादातर जो विवाद होंगे ना वो जमीनी विवाद होंगे, ठीक है। वेयर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, आमतौर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। इसके अंदर क्लास बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको ठीक करना, इंटरमीडियरीज को खत्म करना, रेंट को रेगुलेट करना, लैंड सीलिंग, ये सारी चीजें लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको रूरल एरिया को डेवलप करना है तो लैंड होल्डिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस है ना क्लास, उनको ठीक करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी। गांव में अभी भी क्लास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, तो वो सारी चीजें, क्रेडिट और मार्केटिंग फैसिलिटीज, यानी किसानों को इजीली क्लास उधार मिल जाना, उनका प्रोडक्ट इजीली क्लास मार्केट में बिक जाना, ये सारी फैसिलिटीज क्लास इनको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो अगर आपको रूरल एरिया को डेवलप करना है तो आपको क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। रूरल एरिया में बिजली पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सड़क, बैंकिंग, है ना, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, कंपनी, ये सारी चीजें क्लास आपको रूरल एरिया में भी डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास अगर नहीं है तो रूरल एरिया किसी कीमत पे डेवलप नहीं हो पाएगा। अगला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। गांव में अगर आप देखोगे तो बच्चे पढ़ाई लिखाई पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर उनको उनकी खेत की कटाई हो रही है, खेत का कोई काम है, तो वो क्लास अपने एग्रीकल्चर काम को पहले प्रायोरिटाइज देंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर जाएगी क्लास वो स्कूल। तो मतलब कि भी घर का काम पहले है, काम धंधा पहले है, पढ़ाई लिखाई बाद में। तो उस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाना पड़ेगा रूरल एरिया के अंदर भी, ताकि वहां के जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो भी क्लास डेवलप हो सके। तो डेवलप द रूरल एरिया, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इज नेसेसरी। इट इंक्लूड्स एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ दोनों को बेहतर बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी टू एवरी पीपल ऑफ रूरल एरिया एंड फोकस ऑन फीमेल लिटरेसी। गाँव में क्लास महिलाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि महिलाएं चूल्हा चौका करेंगी, घर का काम धंधा करेंगी, यार ऐसी सोच है उनकी। तो क्लास ये सोच खत्म करनी चाहिए, महिलाओं को और ज्यादा जोर देना चाहिए। सरकार करती भी है बट और अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि क्लास जो फीमेल लिटरेसी है वो नंबर अभी भी कम है मेल लिटरेसी से, उसको बढ़ाया जाए। अगला है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सरकार को बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए जिससे क्लास गरीबी को हटाया जा सके। इसी को बोलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अराउंड 30% पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, सो देयर इज अ सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप्स फॉर एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हटाना या राहत देना गरीबी से, एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन। तो सरकार को बहुत मनरेगा जैसी और भी योजनाएं हैं सरकार को लेके आना चाहिए, कई गांव के लोगों को कुछ ना कुछ काम मिल सके। ये काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा इनको, तो क्लास जो रूरल एरिया है वो भी डेवलप हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सरकार को कुछ ऐसे प्लान करना चाहिए ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। अगर मैं मेन बात करूं कि गांव से शहर लोग क्यों माइग्रेट करते, मूव करते, क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। शहर में रोजगार है, जिसकी वजह से लोग शहर में मूव करने लग जाते हैं। तो सरकार को एम्प्लॉय जो मतलब रोजगार का साधन जो है ना वो रूरल एरिया में देना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। पीपल शुड बी ट्रेन फॉर डूइंग एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। गांव में मेजोरिटी लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, सब खेतीबाड़ी कर रहे हैं, तो लेकिन सरकार को ट्रेन करना चाहिए लोगों खेतीबाड़ी के अलावा, ठीक है, जैसे फिशरीज हो गया या फिर डेयरी का काम हो गया, है ना, हनी बी हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, उनकी फार्मिंग करना, है ना, ये सारी चीजें क्लास सरकार को प्रमोट करना चाहिए। अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी सरकार को प्रमोट करना चाहिए। अब अगर तुम्हें रूरल एरिया को डेवलप करना है, किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है क्लास? पैसा। और मेरे एरिया में बैंक्स बहुत सारे हैं तो क्लास इजीली लोगों को लोन मिल जाता है, बिजनेसमैन को। बट रूरल एरिया में प्रॉब्लम क्या है? बैंक्स की बहुत कमी है। उधार कैसे मिले? लोगों का इतना अच्छा क्लास उनके पास कोलेट्रल नहीं है, गांव के लोगों के पास इतना अच्छा गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लोग, तो भैया लोन देने से कतराते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो रूरल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी जनरली डिपेंड अपॉन द फंड्स रिक्वायर्ड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो भैया किसानों को चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करे चाहे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करे, उनको सबसे बड़ी जो चीज चाहिए वो है क्लास पैसा, जो कि रूरल एरिया में क्लास होता नहीं है। तो फार्मर नीड मनी फॉर सीड्स, उनको पैसा चाहिए सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए,
पेस्टिसाइड्स के लिए एक्सेट्रा। इवन फंड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रैक्टर चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, उनके लिए भी उनको पैसा चाहिए। सो रूरल क्रेडिट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, बेहतर कराना है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वहां के लोगों को उधार देना, ताकि वो लोग क्लास खेती बाड़ी प्रॉपर करके अच्छी फसल उगाकर आपको क्लास आपके पैसे लौटा सके। उसी को हम लोग बोलते हैं रूरल क्रेडिट। सोर्सेस क्या है रूरल क्रेडिट के? दो सोर्सेस हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। अब किसान, गांव का जो गरीब आदमी है, वो लोन कहां से लेगा? या तो नॉन इंस्टीट्यूशनल या तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से इजीली उनको लोन मिल जाता है, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी कोलेट्रल के। तो वो लोग यहां की तरफ भागते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट अगर ये लोग दे रहे हैं, मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ट्रेडर, कमीशन एजेंट और लैंडलॉर्ड, तो इसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब किसानों को बुरी तरीके से लूटते हैं, अनरीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको पैसा उधार देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं उनके अकाउंट्स में और जिंदगी भर इनको ऋणी बना के रखते हैं। इन पे प्रताड़ना की जाती है एक तरीके से। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला मनी लेंडर, साहूकार बोलते हैं। इसका मेन बिजनेस, धंधा ही यही है कि क्लास ये लोगों को लोन देता है, उधार पैसे देगा और क्लास बदले में इनको क्लास का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे वो चार्ज करेगा। दीज आर द पर्सन हु मेन बिजनेस इज लेंडिंग मनी टू द फार्मर्स एंड चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे ऑल्सो मैनिपुलेट देयर अकाउंट्स, उनके खाते में धांधलेबाजी करना। जब ये पैसे लौटाते हैं ना, तो ये कम लिख देते हैं, प्लस माइनस, इतने सच में पढ़े लिखे नहीं होते कि समझ सके इतनी चीजों को, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सके। तो क्लास ये हाई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं, साथ में क्लास खाते में गड़बड़ी भी कर देते हैं उनके बिना नॉलेज के, है ना, उनके बिना नॉलेज के खाते में हिसाब किताब गड़बड़ कर देते हैं बेचारे, और ये बेचारे गरीब लोग समझ नहीं पाते। ड्यू टू विदाउट देयर नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, फार्मर्स आर बाउंड टू टेक लोन। अभी इनके पास कोई रास्ता भी तो नहीं, किससे उधार लेंगे? इनको बैंक लोन देगा आपको? इतने गरीब लोगों को नहीं देगा। तो ये लोग मजबूरी क्लास साहूकार के पास जाते हैं, मनी लेंडर के पास जाते हैं, जो क्लास इनको मनी लैंडिंग करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरा रिलेटिव, आमतौर पे क्लास अपने रिश्तेदारों से पैसा ले सकते हो, विदाउट इंटरेस्ट भी ले सकते हो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकते हो, और क्लास अच्छी फसल होने के बाद उसे बेच के इनका पैसा भी लौटा सकते हो। तो ये भी मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के अंदर ही आता है। अगला ट्रेडर और कमीशन एजेंट। देखो, ये जो ट्रेडर और कमीशन एजेंट होता है ना, ध्यान समझना, ये आपके पास आएगा, आपके पास आएगा, बोलेगा मैं आपको उधार दिला दूंगा, ये आपको उधार दे देगा, ये भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको उधार देगा। और जब आपकी फसल बनने वाली होगी ना, फसल पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, तो फसल कटने से पहले ये क्या करेगा? किसी के पास जाएगा, किसी मतलब डीलर के पास जाएगा, उसको बोलेगा सारी फसल जो है मैं आपको बेच दूंगा इस रेट पे। तो फसल कटने से पहले वो क्लास इनकी फसल को बिकवा देगा और क्लास हाई रेट ऑफ कमीशन जो है ये चार्ज करेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडर और कमीशन एजेंट। ये कमीशन एजेंट है, ये आपको उधार देगा, आपकी फसल को बिकवा के कमीशन लेगा। ट्रेडर और कमीशन एजेंट आर आल्सो एडवांसिंग लोन टू द फार्मर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप एंड देन फोर्स। तो क्लास क्रॉप पूरी तरीके से मैच्योर होने से पहले फार्मर को फोर्स किया जाएगा कि भाई अपना जो अनाज है वो बहुत लो प्राइस में क्लास बेच दे, और उसको बेचने पे उसे क्या मिलता है? कमीशन। तो ये भी क्लास कैश क्रॉप के लिए ज़्यादातर लोन देते हैं, आमतौर पे मोस्टली कैश क्रॉप। ये ना अभी थोड़ा सा कम हो गया है, बिकॉज आज अगर हम देखें 2024 में हम रह रहे हैं, अभी जी रहे हैं, तो यार यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था ये सब, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बैंक्स इतने नहीं थे, मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था इतना, और लोगों की आवाज़ नहीं पहुँचती थी कहीं पे, तो बहुत लूटा जाता था। अगला है क्लास लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। अब इनका मेन काम उधार देना तो नहीं है, बट पैसे वाले लोग होते हैं जमींदार, तो ये लोग क्या करते हैं? क्लास पैसे उधार देते हैं, और ये भी एक तरीके से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार देते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं पैसा लौटाने के लिए। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड टेनेंट्स टेक लोन फ्रॉम लैंडलॉर्ड फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लैंडलॉर्ड ऑल्सो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स एंड एक्सप्लॉइट देम। उनसे भी क्लास उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस वो सोर्सेस है जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। व्हेन क्रेडिट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी, जो सरकार ने अप्रूव कर रखा है कि भैया आप तो लोन दो, आपका काम लोन देना ही है, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। यहाँ पे क्लास कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की बात करें तो ये सारे के सारे क्लास पॉइंट्स पढ़ देखो, ये मतलब अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ ना, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो जो यहाँ तक आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से क्लास आप मतलब तोड़ तोड़ के चैप्टर को लर्न कर सकते हो।
कि एक दिन में आपने इतना अच्छे से लर्न कर लिया, अगले दिन आपने इसके आगे का लर्न कर लिया, तीसरे दिन थोड़ा और लर्न कर लिया, और लास्ट में सम अप करके सारा एक बार रिवाइज कर लिया। तो एक चैप्टर एक दिन में लर्न तो नहीं होगा, एक चैप्टर क्लास 3 दिन 4 दिन, कई बार बच्चे स्लो होते हैं लर्न करने में तो 5 दिन, हफ्ता भर भी लग सकता है। तो अगर आप हफ्ता भर में भी एक चैप्टर इंडिनिको का अच्छे से लर्न कर रहे हो ना, तो भी 2 महीने में पूरी इंडिनिको लर्न हो जाएगी, और 2 महीने मैक्रो, 4 मंथ्स के अंदर पूरा सिलेबस खत्म। मैं बुरे से बुरा बोल रहा हूँ, बट अभी फिलहाल क्लास आप 2 से 3 दिन का समय लो और इस चैप्टर को पूरा अच्छे से लर्न करो, राइट। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आता है क्लास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट, नाबार्ड और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। डिटेल में एक करके बात करते हैं। सबसे पहला क्लास कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। These are the cheapest and the best source of rural credit in India is definitely the cooperative finance. कोऑपरेटिव फाइनेंस बेसिकली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग मिलकर पैसा जोड़ते हैं, और जिसकी जरूरत पड़ती है ना क्लास, जिस इंसान को क्लास, उनको पैसा उधार दिया जाता है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए उधार हो, उनको दिया जाता है। जैसे क्लास सहारा क्रेडिट सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी, नवजीवन क्लास कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सहारा का आपने देखा होगा, सहारा में लोग पैसा जमा करते थे थोड़ा थोड़ा करके, हालांकि बाद में बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ, तो जमा करते थे क्लास पैसा थोड़ा थोड़ा करके, और जिनको लोन चाहिए क्लास वो वहां से लोन भी उठाते थे। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। बैंकों की तरह काम करती है क्लास, लोगों से फंड्स को कलेक्ट करती है क्लास, और किसी जरूरतमंद को पैसा दे देती है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए हो, राइट। और ये बड़े लेवल पे काम करती हैं, और ये नाम याद नहीं करने, तो क्लास मैंने ऐसे लिख दिया, लोक भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं, लोगों को उधार देने का काम करते हैं, ये ऐसा लिखते हैं बट मार्जिन बहुत होता है इनमें भी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये ऐसे बैंक होते हैं ना जो आपको लंबे समय के लिए उधार देते हैं लैंड को डेवलप करने के लिए, है ना। जैसे मान लो आपको जमीन खरीदनी है, कोई बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स खरीदनी है आपको, तो उसके लिए क्लास ये आपको लंबे समय के लिए 15-20 साल के लिए उधार देंगे। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर एडवांसिंग लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर 15 to 20 years टू द फार्मर्स अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड फॉर इट्स परमानेंट इंप्रूवमेंट। अगर आप लैंड को परमानेंटली इंप्रूव करना चाहते हो, परचेजिंग करना चाहते हो क्लास एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को, पुराना लोन अगर आपके पास है वो आप चुकाना चाहते हो, तो उसके लिए क्लास लैंड डेवलपमेंट बैंक आपको लोन देगा, ठीक है। भूमि विकास बैंक, कमर्शियल बैंक, ये तो आपको पता है क्लास, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो नेशनलाइज हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, वो लोग भी क्लास उधार देने का काम करते हैं। एक्चुअली क्या है, in initial period समझना, the commercial bank of our country have play a marginal role in advancing rural credit। 1950-1951 की बात करें ना, तो only 1% of the agriculture credit is advanced by the banks, but after the देखो अब कमर्शियल बैंक, बैंक नाम से पता चल रहा अमीरों के लिए है, गरीबों को लोन, अमीर भले लेके भाग जाए लंदन, लेकिन अमीरों को उधार देंगे, गरीबों को उधार नहीं देंगे, ठीक है। तो 1950-1951 की बात करें, कमर्शियल बैंक गरीबों को उधार देती ही नहीं थी, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, उनको उधार देती ही नहीं थी। तो सरकार ने इसका क्लास सॉल्यूशन, देखो सिर्फ 1% उधार दिया जाता था इनके द्वारा, तो गरीब लोग मजबूरी में फिर साहूकार के पास जाएंगे, कमीशन एजेंट के पास, जमींदार के पास जाएंगे, क्या करें, मजबूर है बेचारे, बैंक लोन, अभी कुछ भी कहीं से कुछ नहीं मिल रहा लोन, तो भाई कितने भी हाई रेट पे इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा हो तो वो लोग लेंगे ही ना फिर, चाहे कुछ भी हो। तो क्लास सरकार ने क्या किया, 1969 में नेशनलाइजेशन किया कमर्शियल बैंक का, तब जाके सरकारी बैंक बने, जिसको आप एसबीआई, पीएनबी कहते हो ना। तो ये सब क्लास, यूनियन बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक, ये सब क्या है क्लास, आपके सरकारी बैंक। सरकार ने क्लास इनके 51% स्टेक जो है या उससे ज्यादा अपने पास रख लिया, जिसकी वजह से क्लास सरकार ने इन बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया इन बैंक का, कि भाई ये जो बैंक्स है ना क्लास, ये जो बैंक हैं, ये सारे के सारे बैंक जो हैं सरकारी बैंक हैं, और आपका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, आप पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है, और आप क्या करो, गरीबों की मदद करो। तो ये लोग आगे आए धीरे धीरे क्लास हेल्प करने के लिए, इनके पास, क्योंकि ये सरकारी बैंक थे, इनका मेन मोटो मुनाफा कमाना नहीं था, सोशल वेलफेयर करना था, है ना। तो क्लास यहाँ पे बड़े बड़े बैंकों का लगभग 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक भी एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, जहां से क्लास गांव का जो आदमी है, किसान है, वो उधार ले सकता है। अगला है क्लास रीजनल रूरल बैंक। अब कमर्शियल बैंक ना हर जगह नहीं होते, इतना बड़ा है भारत, इतने सारे स्टेट्स है, यूटीज है, तो हर जगह नहीं होते कमर्शियल बैंक। तो जहां पे कमर्शियल बैंक नहीं होते वहां पे ग्रामीण बैंक खोले जाते हैं, जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, इसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक। दीज बैंक्स आर ऑपरेटेड इन रूरल एरिया वेयर नो बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल। बहुत छोटे छोटे लेवल के होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती, बट ये बैंकिंग
बैंकिंग का काम करते हैं। द एम ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज स्पेशली टू स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। तो जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनको उधार देना ताकि वो खेती बाड़ी अच्छे से कर सकें, उसके बाद फसल भी अच्छी होगी और पैसा कमा के क्लास इनको लौटा भी देंगे। इसको बोलते हैं क्लास रीजनल रूरल बैंक। लास्ट में क्लास सरकार भी लोन देती है। सरकार जो लोन देती है ना उसको बोलते हैं तकावी लोन। जब क्लास कहीं पे फेमाइन आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे लोग बर्बाद हो गए, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रेस है वहां पे, तब सरकार क्या करती है क्लास, लोन देती है ऐसी जगह पे, उसको बोलते हैं तकावी लोन। द लोन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन्स आर लेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी और डिस्ट्रेस लाइक फेमाइन्स, फ्लड एसेट्रा। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तकावी लोन वाज शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू पुअर फार्मर टू परचेज सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड। सरकार की तरफ से एजेंसीज होती हैं जो लोन दिला देती हैं किसानों को, दिस इज कॉल्ड तकावी लोन। ठीक है, सरकार देती है इमरजेंसी में। अगला है क्लास नाबार्ड। ये फुल फॉर्म था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लास एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड। मेरी बात ध्यान समझना क्लास, नाबार्ड एक तरीके से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम का ना क्लास कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, कि पूरा का पूरा रूरल एरिया, एग्रीकल्चर सेक्टर जो रूरल एरिया में वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको देखने के लिए क्लास एक एपेक्स यूनिट है। इट इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑथराइज फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर एक्टिविटीज जो रूरल एरिया में होती है, ये उसको भी प्रमोट करता है। और नाबार्ड क्लास स्टैब्लिश कब हुआ, 1982 में, ध्यान रखना। ये नाबार्ड है और यहाँ से भी क्लास उधार मिल जाता है, तो ये भी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आता है, यानी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आता है। लास्ट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, यहाँ पे 2-3 वर्ड हाईलाइट करूंगा, आप उसको जरूर याद करके चलना। अब जैसा आपने पढ़ा था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के लिए, वैसा ही सेम यहाँ पे है। इसे आप लोग अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबसे पहली बात, महिलाएं ज्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, रूरल एरिया में ही होता है। महिलाएं क्या करती हैं, हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ कुछ पैसे जोड़ के रखेंगी। ठीक है, और एक बड़ी रकम इकट्ठा होगी, मान लो सबने 10,000 रुपए जोड़ के रखे, 10 लोग तो 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। इस 1 लाख को किसी एक को उधार दे दिया जाएगा और उससे जो भी ब्याज मिलेगा, या फिर 1 लाख के बदले थोड़ा कम इनको उधार पैसा दिया जाएगा, और जो भी पैसा बचेगा वो सभी लोग आपस में बांट लेंगे। इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी प्रमोट होता है, एक सेविंग की हैबिट जनरेट होती है महिलाओं के अंदर की, महिलाएं पैसे जोड़ लेती हैं, मतलब पैसा उनका ज्यादा, लड़कों को आता है ये खर्च करना वो खर्च करना, लड़कियां पैसे बचा के रखती हैं, संभाल के रखती हैं। तो यहाँ पे क्लास वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, एक सेविंग की हैबिट बन जाती है, और पैसे क्लास आमतौर पे कंजप्शन पर्पस के लिए ही यूज होता है। बड़े बिजनेस करने के लिए पैसा यूज नहीं होता, ये सब पैसे कंजप्शन पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी बातें मैंने बताई ध्यान रखना। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु चूज टू कम टुगेदर एंड फाइंड वे टू इंप्रूव देयर लिविंग कंडीशन, कि यार हम अपनी लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाएंगे, कुछ कुछ पैसा जोड़ेंगे और लास्ट में हमें इकट्ठा पैसा मिलेगा, बड़ा अमाउंट। हियर पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट, यानी सेविंग्स को प्रमोट करता है, स्मॉल प्रोपोर्शन बाय मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। फ्रॉम द पूल मनी, इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है उससे क्लास जो नीडी मेंबर है उसको पैसा दिया जाता है रीजनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो क्लास रीपेड किया जाता है स्मॉल इंस्टॉलमेंट में। ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके भी लौटा सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज हेल्प इन वुमेन एम्पावरमेंट, हाउएवर द बोरोइंग्स आर मेनली फॉर कंजप्शन पर्पस। वहां पे कंजप्शन पर्पस नहीं था, वहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं थी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में। यहाँ पे कंजप्शन पर्पस है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, सेविंग्स को प्रमोट करने की बात है। ठीक है, और ये इनफॉर्मल एसोसिएशन है, ये नहीं कि ये है तो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही, बट जो ये ग्रुप है इन लोगों का, ये इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई भी इनके ग्रुप में जुड़ सकता है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। सर हमने रूरल क्रेडिट सिस्टम पढ़ा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पढ़ा, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पढ़ा। प्रॉब्लम क्या है रूरल क्रेडिट सिस्टम के अंदर? तो सबसे पहला प्रॉब्लम है इनसफिशिएंसी। देखो रूरल एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन क्लास जो वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट है कंट्री में वो स्टिल इनसफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। जितनी डिमांड है ना रूरल एरिया में क्लास, उतना क्लास क्रेडिट नहीं मिलता है। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब जब आपको लोन सैंक्शन हो जाए, लोन आपको मिल जाए, तो अगर आप 10 लाख की लोन की डिमांड करते हो ना, तो ये लोन सिर्फ 4 लाख 5 लाख का ही सैंक्शन करते हैं, मतलब जितना आप उधार मांगते हो उतना पैसा ही आपको नहीं देते। द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू फार्मर्स बाय द एजेंसी इज ऑल्सो वेरी मच इनएडुकेट टू मीटिंग देयर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तीसरा, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस,
हमने जो 7 इंस्टीट्यूशन सोर्सेस पढ़े ना, वो है बहुत कम। ग्रामीण बैंक बहुत कम है। आज भी आप गांव में जाके देखोगे ना, तो 3 4 5 गांव में जाके कोई एक बैंक होगा, ग्रामीण बैंक होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक, वो बहुत कम है। लेसर अटेंशन टू द पुअर फार्मर। अब ये सारे जो गरीब किसान है ना, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता, उनको कोई लोन नहीं देता। तो जो गरीब किसान है, जिन पे थोड़ा बहुत जमीन है, मतलब जो पैसे वाले हैं, उनको ज्यादा लोन मिल जाता है। जो गरीब लोग हैं उनको लोन मिल नहीं पाता, कोलेटरल उन पे होता नहीं है, उनकी हालत भी ऐसी नहीं होती, तो क्लास उनको लोन नहीं मिल पाता है। अगला है ग्रोइंग ओवरड्यू। द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यू टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि अब बैंकों को ये लगने लगा है किसान जानबूझकर उधार नहीं लौटाते, सरकार से लोन माफी की याचना करते हैं, जिसकी वजह से क्लास डर लगता है उनको उधार देने से। द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर एडवांसेस टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। देयर आर फ्यू एलिगेशन, कुछ क्लास एलिगेशन है, कुछ इल्जाम है। किसान जो है वो जानबूझकर रिफ्यूज करते हैं लोन लौटाने के लिए, जिसकी वजह से क्लास क्रेडिट एजेंसी जो है वो एक तरीके से लोन देने से डरती है। तो ये है क्लास पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो एक्चुअली है रूरल क्रेडिट सिस्टम के अंदर। अगर रूरल क्रेडिट को इम्प्रूव किया जाए, किसानों को समय पे पैसा उधार मिले, किसान अच्छे से फसल करे और क्लास उसके बाद उसे कमा के बेच के पैसा लौटा दे, तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम होता क्या है, ध्यान समझना। द एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच आर टेबल। यहाँ पे क्लास अनाज उगाया गया, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स उगाया गया, उसके बाद उसे प्रोसेस किया गया, वेयर हाउस में मेंटेन किया गया, पैकेज किया गया, अलग अलग जगह भेजा गया, उसके बाद होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, और फिर हमारे टेबल तक वो अनाज पहुंचा, वो वेजिटेबल। आज आपके घर पे अगर एक सूजी का पैकेट, एक दाल आ रहा है, ठीक है, दाल का पैकेट आ रहा है, तो वो इन पूरे स्टेज से होकर गुजरता है। इस पूरे स्टेज के अंदर जो भी काम हुआ, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, राइट। इसके अंदर इट इज द प्रोसेस, इसके अंदर क्या क्या आता है, दैट इन्वॉल्व असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग तो पता ही क्लास, अलग अलग क्वालिटी के बेसिस पे बांट देना। चावल 25 रुपए किलो, 50 रुपए किलो और 200 रुपए किलो भी आता है। ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। तो आपके घर तक जो अनाज पहुंच रहा है, जो साग सब्जियां या फिर जो क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोसरी पहुंच रहा है, वो कहां से पहुंच रहा है, किसान के पास से पहुंच रहा है। तो वो जितने स्टेप्स होके गुजरता है, उसी को बोलते हैं क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग। किसानों को प्रॉब्लम क्या क्या झेलना पड़ रहा है। किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बड़े बड़े ट्रेडर से होती है। मैनिपुलेशंस बाय बिग ट्रेडर। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले किसान क्लास बहुत सारा प्रॉब्लम झेलता था, जैसे फॉल्टी वेइंग, उनके अनाज को गलत वजन करना। मान लो उनको 200 किलो अनाज उन्होंने दिया, वो 150 किलो ही वजन होता था। आप कैसे प्रूफ करोगे आप, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, खाते में धांधलेबाजी करना, ये सारी चीजें पहले करते थे बड़े बड़े ट्रेडर्स। आप क्या कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडर मिलेंगे, बोलेंगे हम आपका अनाज नहीं खरीदेंगे, तो आप क्या करोगे, अपना अनाज वापस लेके घर नहीं आ सकते, बिकॉज आपने कई बहुत सारा पैसा लगाया है अनाज को ढो ढो के ले जाने में। वापस लेके कैसे आओगे, आपको बेच के ही आना पड़ेगा, राइट। दूसरा है लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, फार्मर्स वर बाउंड टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लोअर प्राइस। किसानों को पता ही नहीं है पहले क्या होता सॉरी पहले क्या होता, जो किसान है ना, उसको ये पता नहीं है कि यार मार्केट में हमारा साग सब्जी जो हम बेच रहे हैं, चावल, आटा, गेहूं, जो भी हम बेच रहे हैं, उसकी कीमत क्या है मार्केट में, नहीं पता। तो ये लोग सस्ते में ट्रेडर को दे देते, ट्रेडर आगे महंगे में बेचता था। आज इंटरनेट है ना, आज सब कुछ पता चल जाता है क्लास, पहले नहीं पता चलता था। लिस्ट लगती थी, उसमें ये लोग धांधलेबाजी करते थे। अब किसान बेचारा फंस जाता है, वो स्टोर कहाँ से करेगा। किसान ये कह सकता है ठीक है मैं आज नहीं बेचूंगा, मैं स्टोर करूंगा, अगले हफ्ते बेचूंगा। भैया स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है, चूहे कतर जाएंगे, सड़ जाएगा, गल जाएगा आपका सब सामान। तो इसीलिए क्लास आप क्या करोगे, मजबूरी में क्लास आप बेचोगे। एक और होता है डिस्ट्रेस सेल, ठीक है, ध्यान रखना, ये वर्ड आगे काम आ सकता है, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या है, जो अर्जेंट कैश नीड होती है ना किसानों को, बहुत दिक्कत होती है यार, कोई बीमार पड़ गया, लोन का पैसा लौटाना है, ठीक है, बहुत सारी समस्या आती हैं, उसके लिए किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो यही सारा अनाज सस्ते में बेचते थे अर्जेंट कैश नीड के लिए। फॉर अर्जेंट कैश नीड, वो इमरजेंसी में सारा का सारा अनाज सस्ते दामों में बेच के निकल जाते थे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल, ठीक है।
तो ये सब प्रॉब्लम है जो किसानों को झेलना पड़ता था। मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने क्लास कुछ पॉइंट्स रखे और इससे वाकई इंप्रूवमेंट आया। सबसे पहला, मार्केट को रेगुलेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप किया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और सरकार लेके आई डीपीआई, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। आओ एक करके डिटेल में क्लास पढ़ते हैं। सबसे पहला है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेशन ऑफ मार्केट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया, सारा का सारा अनाज ढो ढो के ले जाते थे गांव से लेके शहर तक, या जहाँ पे भी डीलर बैठते हैं, ट्रेडर बैठते हैं ना, वहां तक ले जाते थे और फिर वहां मजबूरी में क्लास सस्ते दामों में बेच देते थे, क्योंकि वहां पे कोई कंट्रोल नहीं था। सरकार ने फिर क्या किया, मार्केट को कंट्रोल कर दिया, मार्केट को रेगुलेट कर दिया। सरकार ने बोला भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। किसानों की तरफ से एक इंसान को उठाया जो उनका लीडर, जो उनका हेड है, ट्रेडर की तरफ से एक इंसान को उठाया, और सरकार ने अपनी तरफ से एक बंदा भेजा। अब ये तीनों मिलके डिसाइड करेंगे अनाज किस दाम में लिया जाएगा, वेइंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, वजन सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, कोई शोषण तो नहीं हो रहा किसानों का। ये सारी चीजें देखी जाएगी, मार्केट को नियंत्रण किया जाएगा ताकि कोई भी कुछ भी ना करे मार्केट के अंदर, राइट। तो in regulated market, sale and purchase of the product produce is checked by the market committee. कमेटी बना दिया क्लास कि इस कमेटी में तीनों को डाल दिया, मार्केट कमेटी। कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सरकार का भी एक आदमी होता है, किसान का भी होता है, ट्रेडर का भी होता है। दिस पॉलिसी बेनिफिट फार्मर एज वेल एज कंज्यूमर, हर किसी को क्लास से फायदा हुआ, किसानों का शोषण होना क्लास बंद हो गया, मार्केट रेगुलेट हो गया, नियंत्रण हो गया। सरकार उस पर नजर रख रही थी, भैया आप किसी तरह से किसान से गलत वेट तो नहीं कर रहे, गलत तरीके से उनका अनाज तो सस्ते में लेके नहीं जा रहे इस तरीके से। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, या फिर उनको कोई मिसगाइड तो नहीं कर रहे, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे कि ये चीज तो बिक ही नहीं रही मार्केट में, बहुत सस्ते में बिक रहा है, लोग नहीं खरीद रहे और तुमसे ले लिया और आगे महंगे दाम में बेच दिया। हाँ ठीक है। अगला है क्लास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इंप्रूवमेंट। देखो अब रूरल एरिया में भी फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बेहतर करना पड़ेगा, तो सरकार ने ये स्टेप भी उठाया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए। एज द करंट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी सच एज रोड, रेलवे, वेयर हाउसेस, processing units are not sufficient to meet the growing demand. Hence, government ensure the improvement in physical infrastructure. तो जो रूरल एरिया का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क की व्यवस्था करना, वेयर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन चीजों को क्लास बेहतर करना सरकार ने रूरल एरिया में भी चालू कर दिया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, लोगों से बोला जाने लगा भाई मिलजुल के ना आप एक रहो, कि भाई आप हमारा अनाज नहीं लोगे, हम में से कोई भी आपको अनाज नहीं बेचेगा। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रियलाइजिंग द फेयर प्राइस ऑफ फार्मर प्रोडक्ट। फार्मर as a member of the society bargain well for better prices for their produce through collective sale। कि भाई अब हम अपना जो गेहूं है वो 50 रुपए किलो में बेचेंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सबने बोला भाई 50 में बेचेंगे, उससे कम में हम तुमको बेचेंगे ही नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे 10 दिन तक, पर हम आप अनाज तुमको नहीं बेचेंगे। ट्रेडर फंस गया, ट्रेडर क्या करेगा, तो सब लोग मिलके काम करते थे। अब इसी के लिए क्लास सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है मिल्क कोऑपरेटिव, जिसको आज आप अमूल के नाम से जानते हो, ठीक है। Milk cooperative in Gujarat have been very successful in transforming the social and economical condition of Gujarat and some other part of the country। अब अमूल के मैं थोड़ा सा आपको क्लास बताऊं, बेसिक चीजें क्या होता। पहले लोग क्या करते थे, अब गाय भैंस तो सबके पास होती है, गांव में मेजर लोगों के पास होती है, तो वो दूध बेसिकली जो मिल्क प्रोड्यूस आता था ना, जो डेयरी का आता था प्रोडक्ट, खुद ही यूज करते थे, या रिश्तेदारों में दे दिया, फिर पड़ोसी को दे दिया, यही था। लेकिन अब अमूल ने क्या करा कि अर्बन एरिया में तो लोग गाय भैंस नहीं पालते, तो अमूल क्या किया, सब लोगों को बोला ये कोऑपरेटिव है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, सब लोग जो जो जितना भी दूध आ रहा है वो सब लोग देंगे इनको, अमूल को। अमूल उसे प्रोसेस करेगा, ग्रेड करेगा, क्वालिटी टेस्टिंग करेगा, उसके बाद क्लास सबको शहर में भेजेगा। इससे इनकी अच्छी खासी इनकम होने लगी। जो लोग क्लास मिल्क प्रोड्यूस करते थे ना, डेयरी का काम करते थे, उनको अच्छी खासी इनकम होने लगी। सबका फायदा है, अर्बन एरिया को दूध मिल गया और यहाँ पे रूरल एरिया को इनकम मिल गया। अमूल ने भी बीच में अपना मार्जिन कमाया और हेल्प, सबके हेल्प की। तो इस तरीके से ये एक मिल्क को, इसी तरह से लिज्जत पापड़ भी है क्लास गुजरात का बिजनेस। आपको पता है गुजरात में बहुत सारे होते हैं, बड़े बड़े अमीर आदमी भी आपको पता है जो वो है गुजरात के ही हैं। तो ये हो गया क्लास कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अगला है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ध्यान समझना क्लास, डीपीआई, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर सरकार ने 3 पॉइंट लेके आई। मेंटेनिंग एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने फिक्स किया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर कैन, पल्सेस। सरकार ने बोला कि भाई अगर इन सबको उगाने में तुम्हें 100 रुपए लग रहा है तो हम तुम्हें कम से कम 150 देंगे एमएसपी मिनिमम, है ना।
जिसपे किसान क्लास हड़ताल पे भी थे, आपको पता है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में। तो 150 रुपए, मतलब आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे कि कम से कम तो तुम्हें इतना देंगे। अब इससे ज्यादा तुम्हें कोई दे रहा है तुम उसको बेच दो। मतलब सरकार ने किसानों से बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा अनाज बेकार नहीं जाएगा, तुम जो भी अनाज उगा रहे हो वो हमें बेच दो, हम तुम्हें अच्छा दाम देंगे, और वो मिनिमम होगा, उससे ऊपर उससे नीचे नहीं मिलेगा आपको, कोई भी आपको उससे नीचे दाम नहीं दे सकता, उससे ऊपर ही मिलेगा। तो किसानों के मजे आ गए, ठीक है यार, आपको हाई प्राइस मिलेगा, है ना, इनिशियली लेवल पे। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, अब सरकार क्या करती है, सारा अनाज खरीदी किसानों से, सरकार क्या करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो इसको स्टोर करके रखती है, ताकि कहीं कोई सुनामी आ जाए, कहीं कोई मुसीबत आ जाए, है ना, कहीं कोई जरूरत पड़ जाए, किसी स्टेट में अच्छी फसल नहीं हुई, राशन बांटना है गरीब लोगों को, तो इन स्टॉक्स का यूज किया था। वॉर सिचुएशन आ गई तो क्लास सरकार के पास खाद्य भंडार में बहुत सारा क्लास पड़ा रहता है इनके पास, वो सारा का सारा स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, दिस इज कॉल्ड बफर स्टॉक, ठीक है, शॉर्टेज में उसको यूज किया जाता है। अगला पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बेसिकली राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड के थ्रू गरीब लोगों को क्लास सस्ते में, मुफ्त में, बहुत कम रेट पे अनाज दिया जाता है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री ऑपरेट्स थ्रू नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं। फेयर शॉप ऑफर एसेंशियल कमोडिटी लाइक व्हीट, राइस, केरोसिन ऑयल, है ना, जो जरूरी, दाल हो गई, चने हो गए, जो जरूरी चीजें हैं ना क्लास, वो सरकार गरीब लोगों को, जिनके पास राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड होल्डर या बीपीएल कार्ड होल्डर, उनको क्लास बहुत लो रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उनको देती है इन्हीं अनाज से। तो 3 पॉइंट है, एमएसपी, वो भी कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए कि जो जरूरी ये चीजें हैं, सरकार कहते हैं हम तुमसे ये सारी चीजें खरीद लेंगे अच्छे दाम में, तुम्हें अच्छे दाम मिलेगा। अगर तुम्हें कोई डीलर 160 दे रहा है तो उसको बेचो, बट 150 से कम किसी को मत दो, आप हमें ही 150 रुपए दो। और इसके लिए क्लास व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर कैन, पल्सेस, ये सारी चीजों के लिए सरकार ने एमएसपी सेट कर दिया, किसानों को अच्छा दाम मिलने लगा, सरकार क्लास इसका बफर मेंटेन करती थी, और जो राशन है उनको राशन बांटा करती थी गरीब लोगों को क्लास, और राशन शॉप्स के थ्रू। तो ये 3 पॉइंट क्लास आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। टॉपिक है इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। जितने भी किसान हैं उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो डायरेक्टली, कोई बीच में डीलर नहीं होगा, डायरेक्टली क्लास कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं। An alternative way for agriculture marketing that has emerged are channel where farmers can directly sell their produce to consumer। अभी तक क्या हो रहा था, फार्मर दे रहा था डीलर को, जो डीलर है, ट्रेडर है, वो उसको बेच रहा था फाइनल कंज्यूमर को। बट अब मौका इनके पास है कि डायरेक्टली क्लास कंज्यूमर को बेच सकते हैं, और कुछ चैनल्स के थ्रू बेचेंगे, घर घर जाके तो बेचेंगे नहीं, एक प्रॉपर जगह बना दिया गया, प्लेस बना दिया, इसको मंडी बोलते हैं, ठीक है। अपने आसपास भी आपने देखा होगा अपनी मंडी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हरदासपुर मंडी है, पुणे में रिदु बाजार जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश का, उजावर सैंडीज तमिलनाडु का। और जितने भी मल्टीनेशनल चेन्स हैं, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लास रेस्टोरेंट चेन हो गए, ये जो फूड जाइंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है, बर्गर क्लब, बर्गर किंग, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लास डिफरेंट केएफसी वगैरह हैं, जो क्या करते हैं, जिनको फ्रूट्स वेजिटेबल चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसानों को बोलते हैं कि आप इस कंडीशन में, इस क्लाइमेट कंडीशन में, ये आपको बीज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आप इसको उगाओ और ग्रो करके हमें दो, और हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। तो फार्मर इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। नंबर ऑफ नेशनल एंड मल्टीनेशनल चेन्स आर जॉइनिंग विद फार्मर्स बाय हेल्पिंग देम टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी फार्म प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग सीड्स एंड अदर इनपुट एट सर्टेन प्राइस। In this way, farmer will have a larger market for their produce and will also reduce the प्राइस रिस्क। तो फार्मर्स के पास एक लार्जर मार्केट भी है मल्टीनेशनल चेन से जुड़ने का, और दूसरा क्लास डायरेक्टली वो कंज्यूमर को बेच सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, सॉइल हेल्थ की केयर कर, फिक्र करना, ना कि प्लांट हेल्थ की। नेचुरल तरीके से क्लास अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनाज उगाया जाए तो वो क्लास बॉडी के लिए भी फायदेमंद होगा, और किसान के खुद के लिए भी, आसपास के हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। तो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसको नहीं यूज करके नेचुरल तरीके से, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से खेती बाड़ी करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। It is the form of agriculture that class relies on techniques such as a crop rotation करना, green manure compost का use करना, biological pest control। This method avoid the use of synthetic chemical fertilizer, ये सब use नहीं करना। Organic farming produce जो है वो safe होता है, हेल्दी फूड प्रोड्यूस होता है विदाउट लिविंग एनी एडवर्स और साइड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लास सॉइल के हेल्थ के बारे में सोचता है, ना कि प्लांट हेल्थ के बारे में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्लास हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि हम कोई भी केमिकल यूज
नहीं करते। बेनिफिट क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड यूज द नेचुरल इन्वायरमेंट टू इनहैंस प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एग्रीकल्चर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को इनहैंस करता है। दूसरा, प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री, इज प्रोड्यूस एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे। जो भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वो क्लास पेस्टिसाइड फ्री है तो बीमार नहीं रहोगे, और क्लास हेल्दी रहेगा प्रोडक्ट, वो जब प्रोड्यूस है वो हेल्दी रहेगा। क्रॉप डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आप उगा सकते हो। इन कन्वेंशनल फार्मिंग मास प्रोडक्शन इन वन क्रॉप इन वन लोकेशन इज फोकस, वाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग में थोड़े से प्लेसेस में आप मल्टीपल क्रॉप ग्रो कर सकते हो। इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड फीड न्यूट्रिशन टू द सॉइल, ये सॉइल को न्यूट्रिशन देता है। आपने गांव में देखा होगा, लोग घर का बचा कुचा खाना, पेड़ पत्ती टहनी, जो टूटा फूटा पत्ता वगैरह रहता है, सब इकट्ठा रखते 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 कई महीनों तक, कई कई साल तक रखते हैं क्लास, और फिर वो खाद बन जाता है। उस खाद को जब देते हैं ना क्लास, तो वो नेचुरल है, वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ना कि कोई केमिकल फीड कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करता है, सॉइल और हमारे इकोसिस्टम की हेल्थ को भी अच्छा रखता है। जब आप केमिकल छिड़कते हो ना, तो बहुत सारे पंछी जानवर आते हैं, उसे खाते हैं और मर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करेगा। यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ग्राउंड वाटर और एयर पॉल्यूशन दोनों होता है, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन दोनों होता है पेस्टिसाइड से, लेकिन क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो दोनों नहीं होता क्लास, वो प्रिवेंट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। मेजर प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टेंट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना अच्छा है तो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सबसे बड़ी बात तो ये, तभी ये आपके सिलेबस के अंदर डाला गया है ताकि एटलीस्ट आपको नॉलेज हो, आप इसको स्प्रेड करो। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सॉरी प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, वो प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है। The small and marginal farmers in India have been practicing a sort of organic farming in form of traditional farming system. They will local or own farm renewable resources and carry on the organic practices in ecologically and friendly environment. However, now the cost of organic inputs are higher than those industrially produced chemical fertilizer. तो देखो यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना समय लगता है, आपको खाद वगैरह नेचुरली बनाना पड़ता है ना, काफ़ी समय लगता है क्लास, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है। अब सीधी सी बात है, हैंडमेड प्रोडक्ट जो है वो महंगा आता है, बिकॉज टाइम लगता है, ज़्यादा लेबर लगती है। उसी तरीके से क्लास जो इनपुट कॉस्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो लोग यूज़ नहीं करते। लो आउटपुट, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो आउटपुट है वो कम है। भाई नेचुरल तरीके से उगा रहे हो तो आउटपुट कम मिलेगा, और केमिकल से उगाओगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? ज़्यादा। शॉर्टर फूड लाइफ शॉर्टर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना कोई केमिकल वैक्स वगैरह यूज़ नहीं किया था। आपने एप्पल देखा होगा, दुकानों पे 200-250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो मिलता है, इसके ऊपर वैक्स लगी होती है, एकदम चमकता है प्लास्टिक जैसा। इस वैक्स से ऑब्वियसली आप बीमार पड़ोगे, पानी से जाएगा नहीं ना, देखो स्क्रैच कैसे कर रहे हैं क्लास ब्लेड से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना ये एक प्रोडक्शन दे देता है इसको, तो फूड लाइफ लॉन्ग रहता है। नेचुरल तरीके से क्लास वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से फूड लाइफ जो होता है, शेल्फ लाइफ जो होती है फूड की, वो थोड़ी सी छोटी होती है। नाउ अब ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 20 मिनट्स बहुत ध्यान से समझना क्लास। मैं ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, और क्लास इससे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनेगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू इधर चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना, और फार्मर्स ऑप्टिंग फॉर नॉन फार्मिंग ऑप्शंस लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पढ़ेंगे डिटेल में अभी, हॉर्टिकल्चर। दिस प्रैक्टिस अलाउ फार्मर टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन विच हेल्प जनरेट हायर लेवल ऑफ इनकम। खेती बाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन का काम करो, डेयरी का काम करो, मछली पालन का काम करो, ठीक है, जो मधुमक्खी के उससे मतलब हनी बी पालन का काम करो, ताकि छत्ते से वो आप शहद निकाल सको, है ना। चेंजिंग अ क्रॉपिंग पैटर्न इम्प्लाइज डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन फूड और नॉन फूड क्रॉप उगाओ, कन्वेंशनल क्रॉप और हॉर्टिकल्चर उगाओ, हाई वैल्यू और लो वैल्यू क्रॉप, मतलब 3 महीने 6 महीने सीजन में कुछ और उगाया, फिर कुछ और उगाया, पूरे 12 महीने क्रॉप को रोटेट करते रहो, राइट। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अब डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या है? आप खेती बाड़ी ही करते रह रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो डाइवर्सिफिकेशन से फायदा क्या है? जो रिस्क है ना वो कम हो जाएगा। अगर कभी वेदर ने अगर आपको सपोर्ट नहीं किया ना क्रॉप के लिए, तो आपने पशुपालन किया है, डेयरी का काम किया, मछली पालन कर रहे हो, तो वहां पे आप कुछ इनकम जनरेट करोगे। फसल खराब हो गई तो सब कुछ बर्बाद नहीं होने वाला आपका। और मल्टीपल क्रॉप आप हार्वेस्ट कर सकते हो सेम फील्ड से, तो इनकम भी फार्मर की बढ़ेगी, 10 गुना तक क्लास इनकम बढ़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी बहुत क्राउड, हर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो आप कुछ और करोगे ना तो अच्छी इनकम जनरेट करोगे।
Importance of crop diversification lies in fact that effectively increase soil fertility. कुछ और उगाओगे ना तो soil fertility, आप एक ही खेत मतलब एक ही जमीन पे ना एक ही चीज उगाए जा रहे हो ना तो कीड़ों का घर बन जाएगा, वो सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। आप क्रॉप रोटेट करते चले जाओगे तो फर्टिलिटी बढ़ेगी सॉइल की, और पेस्ट इंसिडेंट कीड़े मकोड़ों का जो अटैक है ना वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये सारे के सारे फायदे हैं डाइवर्सिफिकेशन के। अब जो नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं क्लास। ऑर्गेनिक मतलब इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट नोट के लिए। एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेयरिंग, ठीक है, यानी दूध का काम, डेयरी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लास में लोग पढ़ते हैं एक करके। सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। किन के लिए क्लास? फार्म एनिमल्स के लिए। इट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू ओवर 70 मिलियन रूरल फार्मर्स। इंडिया was one of the largest livestock population in the world. Livestock का मतलब पशु, ठीक है। It also used by farmers as an instrument in farm. अब जो बैल होते हैं ना वो खेत जोतने के काम आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं, इनपुट वगैरह ये सब। और काव वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली कन्वेंशनल प्लगिंग मेथड जो मैंने बोला उसके लिए। पोल्ट्री जो है वो लार्जेस्ट शेयर है टोटल लाइफ स्टॉक। हमारे इंडिया में ना जो मुर्गी पालन है ना, पोल्ट्री फार्मिंग जिसको बोलते हैं, उसका शेयर सबसे ज्यादा है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम भी आपको मिलता है। फूड सिक्योरिटी, जो क्लास चिकन वगैरह खाते हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, फ्यूल और न्यूट्रिशन के माध्यम से क्लास इस चीजों को यूज किया जाता है विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। यानी कि जब आप पशुपालन कर रहे हो तो बाकी कोई चीज आपकी अफेक्ट नहीं हो रही, एक एक्स्ट्रा इनकम आपको क्लास यहाँ से मिलती है। भेड़ पालन, पशुपालन, ये सब चीजें क्लास बहुत सारे अलग अलग मतलब पशु हैं जिनको क्लास पाला जाता है। नेक्स्ट, डेयरी। डेयरी का मतलब तो पता है क्लास यहाँ पे है ना, डेयरी दूध के लिए। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग, क्लास रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। द वेरियस डेयरी प्रोडक्ट, गाय हो, भैंस हो, ठीक है, बकरी हो, प्रोसेस फ्रॉम इट। ऑपरेशन फ्लड यहाँ पे क्लास आपको पढ़ना है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा सकता है। ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था ना राइस और व्हीट के लिए, उसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन था किसके लिए? मिल्क के लिए। इट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी 1970 अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्रेन। ऑल फार्मर्स पुल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेड। मैंने बताया सारे के सारे फार्मर्स मिल्क प्रोड्यूस को लेके आते हैं और अमूल को देते हैं, वो अमूल का ही नाम है क्लास एक तरीके से। अर्बन सेंटर्स थ्रू कोऑपरेटिव, उस कोऑपरेटिव का नाम है क्लास मिल्क कोऑपरेटिव अमूल। द फार्मर आर अश्योर्ड ऑफ फेयर प्राइस एंड इनकम आफ्टर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड बाय गुजरात। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट रैंक पे आ गया था। किसके बाद? ऑपरेशन फ्लड के बाद, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ? 1970 में, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको आप अमूल बोलते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्लास फिशरीज, मछली पालन। अब जो बेसिकली समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहते हैं, महाराष्ट्र हो गया क्लास, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, तो वो मछली पालन करते हैं। अब इनकी ना मछली पालन इनकी पीढ़ी करते हुए आ रही है। अब इसमें रिस्क भी बहुत है, जान का बहुत खतरा है, इनकम बहुत कम है, ये लोग बेचारे कर्जों में दबे हुए रहते हैं, तो इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और रिस्क भी है लाइफ का। With the increase in population, burden on the land has increased. Fishery have become an important non-farm area of Kerala, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu are the principal states in India where fisheries is an important source of livelihood in the rural area। और इसको क्लास पानी और पानी पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो मतलब वाटर बॉडीज जितनी भी है ना उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, वो मदरलैंड की तरह उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। इट रेफर्स टू द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऑन ट्यूबर क्रॉप। यानी कि ये सारी चीज दिख रही ना, हॉर्टिकल्चर हो गया। ट्यूबर क्रॉप जिनकी लटाएं निकलती हैं क्लास, ठीक है, तोरई वगैरह हो गया, यानी क्यूकम्बर हो गया। फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप। Over time, there has been a sustainable increase in the area under these crop. These crop play a vital role in providing food and nutrition. Beside providing opportunity for employment, economic condition of many farmer engaged in horticulture has improved. अब खेती बाड़ी करके जो आप अनाज उगा रहे हो ना, उससे तो क्लास आपको कम पैसे मिलते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्लास फार्मर्स की इनकम काफ़ी बढ़ती है, काफ़ी हाई। अब बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट हो गए, सुगंधित प्लांट हो गए, बहुत सारे मसाले, हल्दी हो गया, है ना, जिंजर है, क्यूकम्बर है, ये सबसे क्लास अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं।
प्रेजेंटली इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वी आर इमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट एक्सेट्रा। फॉर इनहैंसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर, मोर इन्वेस्टमेंट शुड बी। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग लिंकेज, इन पे सरकार को ज्यादा खर्चा करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर से वुमेन की जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो रेशियो भी बढ़ती है। इंडिया फर्स्ट सेकंड नंबर पे है हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर, जाके चाइना फर्स्ट पे है। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है? द पीरियड बिटवीन 1991 टू 2003 इज नोन एज अ पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। और गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए था? हनी बी और हॉर्टिकल्चर के लिए। हनी और हॉर्टिकल्चर, ध्यान रखना, गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए था? हनी और हॉर्टिकल्चर। जो हनी है वो गोल्डन है, तो गोल्डन रेवोल्यूशन। और हॉर्टिकल्चर के लिए भी इट इज अ पार्ट ऑफ द क्लास इंपोर्ट एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो गोल्डन रेवोल्यूशन पर चल गया, ग्रीन रेवोल्यूशन पर चल गया क्लास आपको, और आपको व्हाइट रेवोल्यूशन पर चल गया। येलो रेवोल्यूशन भी क्लास था एक, लॉन्च इन 1986-1987 टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। जो सरसों है ना, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, तिल से जो बनता है क्लास तेल, उसके लिए था क्लास आपका सरसों के लिए येलो रेवोल्यूशन। सरसों से याद रखना, येलो येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी सेक्टर। ये भी एक तरीके का ना नॉन फार्म या नॉन फार्म एक्टिविटी है। It refers to that branch of engineering that deals with the use of computer and telecommunication to retrieve and store and transmit information। अब इतने सारे गांव हैं पूरे भारत के अंदर, ठीक है। अब उन सब में कहाँ पे फसल अच्छी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों का पता करना, ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना, डेटा स्टोर करना और डेटा सरकार को देना, ताकि अगर कहीं पे फसल अच्छी नहीं हुई ना, तो वहाँ पे सरकार पहले से क्लास चीज़ों को अरेंज कर सके, ताकि आप फूड जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। मान लो कहीं फसल अच्छी नहीं हुई, तो सरकार को ध्यान रखना वहाँ पे अनाज पहुँचाना है, राइट। Through appropriate information and software tools, government has been able to predict the areas of food insecurity। कहाँ पे food insecurity होने वाली है, कहाँ पे vulnerability होने वाली है, और वहाँ पे क्लास सरकार अनाज पहुँचाती है, ताकि इमरजेंसी से हालात ना आए, और वो सारे पहले से सरकार वहाँ पे अनाज पहुँचा देती है, जो उनकी ज़रूरत है गाँव में पहुँचा देती है, अगर कहीं फसल अच्छी नहीं होती तो। ठीक है, बस इतना ही है क्लास। इसके साथ ही चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। आई होप क्लास आप इस बड़े चैप्टर को अच्छे सीखोगे। 6 नंबर तक का वेटेज है, तो अच्छे से पढ़ के इसे याद कर लेना। कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, और मैंने डीपली ही कराया है, कोई भगा के नहीं कराया, तो कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना। और इस चैप्टर को कोशिश करो 2-3 दिन के अंदर अच्छे से लर्न कर सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।